हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है राइटर दिलीप झा, जो इन दिनों अपनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी को लेकर सुर्खियों में है। क्या कुछ है इस फिल्म में खास, आइए जानते हैं खुद दिलीप से। दिलीप, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते उर्मिला जी। दिलीप, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी तक एज अ राइटर इस जर्नी को किस तरह से आप देखते आ, बहुत अच्छी जर्नी है। कहूँगा ऐसी जर्नी चलती रहे। और दोनों कहानियों में एक बात जो बहुत कॉमन है, जो मुझे अभी हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं ख्याल आया है कि दोनों ही कहानी उन लोगों के बारे में है जिनकी यात्रा उत्तराखंड के पहाड़ों से शुरू होती है। शायद एम एस धोनी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, बट एक्चुअली उनके रूट्स भी पहाड़ में ही है, वो भी पहाड़ी ही है एक्चुअली। सो यस, बाद में जाकर के उनका परिवार जो है वो रांची में सेटल हुआ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस छोटा सा ये जो कोइंसिडेंस है, उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कहानी जब भी कोई इस तरह की होती है जो किसी रियल लाइफ लीडर की होती है, इंस्पिरेशनल लीडर की होती है, चाहे वो क्रिकेट हो, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, उसमें कमाल की बात ये होती है कि कहानी बड़ी रिलेटेबल होती है, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है कि अगर किसी और ने कर दिखाया है तो शायद मैं भी करके दिखा सकता हूँ। ये जो एक जज्बा होता है किसी भी एक रियल लाइफ कहानी के अंदर, जो उसका एक इंस्पिरेशनल वैल्यू होता है, मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ही आकर्षित करती है इन इस तरह की कहानियों के प्रति। और शायद इसलिए मुझे ऐसे कहानी मिल भी जाते हैं। इनफैक्ट और भी कुछ और करने जा रहा हूँ, वो भी कुछ एक इसी तरह की कहानी होगी। सो बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। बहुत ही मैं तो ये कहूँगा कि सिनेमा तो अपनी एक जगह है, लेकिन ऐसे लोगों से मिलना, इनसे बात करना, या इन लोगों पर रिसर्च करके फिल्म लिखना और फिल्म तक पहुंचना अपने आप में मेरे लिए भी बहुत ही फुलफिलिंग और मतलब संतोषजनक यात्रा रही है खुद में। हैं। अजय की बात करें तो क्या सीएम योगी से आपकी मुलाकात हुई थी? क्या आपका था, मतलब उनको, मतलब पर्दे पे लाने के लिए, जीवित करने के लिए क्या आपका रिसर्च हुई थी? नहीं, मेरी मुलाकात इस फिल्म को लेकर उनसे नहीं हुई है। मुलाकात हुई जरूर है, लेकिन इस फिल्म को लेकर के मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि कभी जरूरत नहीं लगी। उसका कारण ये है कि आप जब इस तरह के किसी लीडर पे या एज ए सेट की फिल्म बनाते हैं, तो आपको जो भी मटेरियल चाहिए होता है, आप उसके लिए या उस एक्सपीरियंस के लिए उनके साथ रहते हैं। इनके केस में दो चीजें थी। एक तो इनके ऊपर एक किताब पहले लिखी जा चुकी थी, तो उस किताब को हमने अपना बेस बनाया हुआ है फिल्म लिखने के लिए। तो सारा मटेरियल हमें वहां से मिल गया। ऑफ कोर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है, आपको एक इमोशनल कहानी, इमोशनल जर्नी नहीं मिलती, लेकिन जो मटेरियल चाहिए था वो मिल जाता है। दूसरी बात कि किसी और इंसान पे या व्यक्तित्व पे आप जब कहानी बनाते हैं, तो आप उनके साथ इसलिए भी रहना चाहते हैं कि आप उनको उस समय की बातें पूछना चाहते हैं जिस समय की आप कहानी बना रहे हो। देखिए, इनके केस में मुमकिन नहीं था, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वो एक योगी हैं। और अगर लोगों ने फिल्म देखी है तो समझेंगे। जिन्होंने देखी हो तो तुरंत समझ जाएगी मेरी बात। जिन्होंने नहीं देखी है उनको बता दूं क्या है कि जब आप पिछली पूरी जिंदगी छोड़ करके योगी बनते हो, तो वो पुनर्जन्म ही कहलाता है। और ऐसे में उनको पिछले जन्म की बातें पूछना जो है वो अपमानजनक माना जाता है। तो हम वैसे भी उनके साथ रह करके वो बातें नहीं पूछ सकते, या उन एक्सपीरियंसेस को या उन घटनाओं को दोबारा चर्चा में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए भी इनके केस में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मगर यस, किताब में सारी सारी बातें थी, और बहुत रिसर्च हुआ, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ। इनफैक्ट उनका जो बर्थ प्लेस है पंचूर, मैं तो उस गांव तक गया हुआ हूँ।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटी सी गांव है उत्तराखंड में, जहाँ पे कॉलेज हुआ, जहाँ पे कोटद्वार, ऋषिकेश, अ, मतलब बहुत सारी जगह हम गए। हम उनके जो कॉलेज के मित्र थे उनसे मिले, वो कहाँ खाते थे, कैसे रहते थे, उन्हें किन चीजों का शौक था। जैसे कि चश्मे वाला एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, उन्हें काला चश्मा का शौक है, कॉफी का शौक है। ये सब चीजों को जो फिल्म में दर्शाया गया है वो हमें उनसे ही पता चला। इनफैक्ट ये सब ये चीज किताब में वो नहीं थी था। द मॉन्क में, किताब जो जिक्र कर रहे हैं नहीं, उसमें नहीं किताब थी। में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। किताब जो है वो लार्जली उनकी जर्नी को फॉलो करती है, उसमें डेटा होती है। किताब क्या है कि किताब अ, कहानी की तरह नहीं लिखी जाती है। सिनेमा जो होती है वो एक अलग ही मीडियम होती है। इनफैक्ट बहुत सारी कहानियां जो आप देखते हैं वो किताब पर बेस्ड होती हैं, लेकिन फिल्म तो फिल्म होती है। फिल्म लिखने की विधा जो है अपने आप में बहुत ही डिफरेंट होती है किताब से। उसमें आपको बहुत इमोशन, बहुत पर्सनल जर्नी को लाना पड़ता है, क्योंकि फिल्म पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो यस, एज अ राइटर, एज अ मेकर, वो आपका एक विजन होता है कि फिल्म हमें कैसी बनानी है। तो बहुत रिसर्च किया गया है, बहुत रियल लाइफ लोगों से मिला गया है, बहुत रियल लाइफ लोकेशंस पे गया है, बहुत मेहनत लगी है, बट सब साकार हुआ है। फिल्म जैसे आपने कहा कि ये फिल्म पॉलिटिकल नहीं है, एक एक पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब जो बहुत ही सुप्रीम माने जाते हैं, उसको पॉलिटिक्स के उसकी बायोपिक में पॉलिटिक्स से दूर रहना, ये आप लोग का सोचा समझा था कि हमको नहीं उसको टच करना है, या फिर क्या था, क्या वजह है जो पॉलिटिक्स। बिल्कुल सोचा समझा था। और मैं तो कहूंगा कि ये फिल्म किताब से बहुत अलग मोस्टली इसी वजह से है, क्योंकि किताब जो है वो किसी एक पॉलिटिकल लाइफ को दर्शाती है और स्टार्ट टू एंड। लेकिन फिल्म हमने सोचा समझा, हमारा एक इरादा था कि हम इसको जो है वो पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक पहले से ही आपको एज अ मेकर पता होना चाहिए कि हम ये फिल्म किसके लिए बना रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। अगर हमारा पर्पस ये है कि हम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ आज। देखिए, सिनेमा जो है वो आज रिलीज हो गई है, आज हो सकता है कुछ लोग देखें, कुछ लोग ना देखें, पर सिनेमा तो बन के रखी रहेगी दशकों तक। एम एस धोनी को आज बने हुए करीब करीब 9 साल हो गए हैं, है ना? राइट। लेकिन आज भी वो चर्चा में रहती है, आज भी वो दिखाई जाती है, तो आज भी देखते हैं, है ना? मेरे खुद के परिवार में जो बच्चे हैं वो अब जाकर देख रहे हैं, जो अब बड़े हुए हैं। जब मैं लिखी तब तो उनको पता भी नहीं था कि एम एस धोनी कौन है, बहुत छोटे थे वो। तो हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि ये फिल्म हम किसके लिए कर रहे हैं, बाद में कौन देखेगा इन फिल्मों को। तो जब आप इंस्पायरिंग फिल्में बोलना चाहते हो तो उसको एक पर्सनल जर्नी होनी पड़ेगी। क्योंकि पॉलिटिक्स की फिल्म तो फिर पॉलिटिक्स में जाने वाला आदमी ही दिखेगा जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर एक पर्सनल यात्रा है, तो वो चाहे आपकी हो कि एक कैसे जर्नलिस्ट बने, या मेरी हो कि मैं कैसे राइटर बना, या एम एस धोनी की हो कैसे क्रिकेटर बना, या इनकी हो कैसे एक मंक बने, या अब्राहम लिंकन की हो, है ना? अब्राहम लिंकन भी तो पॉलिटिशियन थे, लेकिन उनपे कितनी फिल्में बनी है, क्या वो पॉलिटिक्स के बारे में है? नो, नॉट नेसेसरीली। सो आपको आपको तय करना होता है कि ये मैं किनके लिए बना रहा हूँ। और अगर आपका उद्देश्य अगर ये है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, युवाओं को जोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है जर्नी पर्सनल होनी चाहिए, जिससे कोई फर्क ना पड़े कि वो देखने वाला जो है वो कौन से वर्ग से आता है, आती है। उनको बस ये लगे कि अगर उस इंसान ने कर दिखाया है वहां से आकर के, जो कि एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि लोअर मिडिल क्लास गांव, बहुत मुश्किलों से, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ये इंस्पिरेशन तब मिलेगी जब एक पर्सनल जर्नी होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं कोई ये अगेंस्ट नहीं हूँ कि पॉलिटिकल फिल्म नहीं बन सकती, बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी भी अपनी एक स्पेस है सिनेमा में। दिलीप, आपने दो दो बायोपिक फिल्मों की राइटिंग से जुड़े रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया में बायोपिक का मतलब महिमा मंडल, लार्जर देन लाइफ, जबकि हर किसी का फ्लॉज भी होता है, ये भी होता है। तो राइटर के लिखते हुए क्या कभी
बोलते हैं एक फैन मोमेंट भी रहता है, जैसे MS धोनी को ही ले लूं मैं, कि या फिर कुछ ये फिल्म को ले लूं, तो ये फ्लॉज भी दिखाने की कोशिश रहती है, बैलेंस करने की, कि ह्यूमन साइड भी है, ये आप कोशिश करते हैं? थैंक यू, मैं वेट कर रहा था इस सवाल का एक्चुअली। सो क्योंकि मुझे ये बहुत बार मैंने देखा है कि इस तरह का सवाल कई जगह कई लोग पूछते हैं, पर मैं सही मायने में जानना चाहता हूं कि क्या वो मतलब समझ रहे हैं इस सवाल का। पता है, आपने कभी सुना होगा कि जब एक गरीब आदमी फटा हुआ कपड़ा पहन करके जाता है तो हम कहते हैं कि देखिए इसके पास पैसा नहीं होगा, है ना। और एक अमीर आदमी फटा हुआ कपड़ा पहन के जाता है तो कहते हैं स्टाइल है ना। जी। आपने जरूर सुना होगा ये बात। मैं शायद पहली बार इस बात का जवाब दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले मैंने कभी कोशिश भी की है इस सवाल का जवाब देने की। लेकिन मेरा बहुत मन था आज की कोई पूछे तो मैं जवाब दूं। क्या है, MS धोनी में वो सीन नहीं था जहां पे वो बचपन में वो कैच पकड़ने की कोशिश करता है और उसको उसका कोच कहता है कि ये क्या मछली पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ते हैं। बुराई तो यही होती है ना, कि उसे बिल्कुल पकड़ना नहीं आता था, है ना। या अगर इस सिनेमा में देखें तो आपको बार बार दिखाई देगा कि आदमी को बहुत गुस्सा आता है। ये बुराई नहीं है क्या? अगर मैं किसी इंसान के बारे में ये दिखा रहा हूं कि उसको बहुत गुस्सा आता है, मैं किसी इंसान के बारे में ये दिखा रहा हूं कि वो हठी है, तो जरूरी नहीं है क्योंकि महान बात है। ये भी तो बुरी बात ही है ना। यही तो कमियां है ना एक इंसान में। अगर आप में हो जाए बहुत गुस्सा तो आपको आपके घर वाले नहीं कहेंगे कि यार इसमें ये बुराई है कि इसको बहुत गुस्सा आता है, या मुझ में। तो वही एलिमेंट्स जो है, जो नेगेटिव है एक इंसान के अंदर, वो तो हमने दिखाया है। लेकिन इंसान तो वही महान होता है जिसके नेगेटिव एलिमेंट्स बाद में इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको नेगेटिव एलिमेंट्स बड़े पॉजिटिव लगने लग जाते हैं। तो वो तो अगर इंसान की जिंदगी में ऐसा हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कह ही रहा हूं कि वो नेगेटिव था। तब लोग कहते हैं कि आपने महिमा मंडन किया, आप अरे तो मैंने तो दिखाया ही। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए अब वही बुराई जो है वो आगे चल करके ऐसी बन गई। अरे तो हम बायोपिक तो बना ही इसीलिए रहे हैं कि कोई कमाल की बात है, वरना मेरी तो बन नहीं रही। तो अगर कुछ कहने के लिए ही बड़ी बात नहीं है किसी आदमी के बारे में, तो बायोपिक बनी क्यों रही है उस इंसान की? क्योंकि कुछ कमाल की बात है, कुछ इंस्पिरेशनल बात है, और उसमें बैर कैरेक्टर से बुराइयां भी है। आप फिल्म भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने महिमा मंडन तो बिल्कुल दूर दराज तक नहीं किया है मेरे ख्याल से। अब तो जिन्होंने देखी है सभी लोग कह रहे हैं हमने तो दिखाई है एक पर्सनल फ्लॉज, एक पर्सनल जर्नी, एक पर्सनल गलतियां। लेकिन वो सब गलतियां, जर्नी, सब कुछ मिलकर के एक बड़ी यात्रा में कन्वर्ट हो जाती है किसी के जीवन में, तभी तो एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि हमने कोशिश नहीं की है। पूरे फिल्म में आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर एक रियल इंसान में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयां होती हैं, हमने दोनों को दर्शाया है, दोनों ही फिल्म में एक्चुअली। मतलब आपको पता है ये फिल्म की, मतलब जब से रिलीज डेट अनाउंस हुई थी पहले, तब से फिल्म कंट्रोवर्सी में चली गई थी। उस फेज को किस तरह से एज एन राइटर आप देखते हैं? सेंसर बोर्ड ने बिना फिल्म देखे ही उसके मुझे तो अपने। लगता है मैं तो आज तक समझ नहीं पाया कि कंट्रोवर्सी किस बात की थी। और इनफैक्ट पिक्चर देखने के बाद तो आधी दुनिया नहीं समझ पा रही कि कंट्रोवर्सी किस बात की थी। मैं तो बहुत सारे क्रिटिक्स और बहुत सारे इनको पढ़ रहा था। उन्होंने अपने रिव्यूज में खास तौर से लिखा है कि अंग्रेजी में कहो तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ कुड CBFC हैव प्रॉब्लम विद अ फिल्म लाइक दिस। या हिंदी में कहूँ तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि CBFC को इस फिल्म से क्या दिक्कत हो सकती है। फिल्म इतनी ज्यादा न्यूट्रल है और इतनी ज्यादा अपॉलिटिकल है। मुझे नहीं पता, शायद ये समझ की कोई हेर फेर रही होगी। शायद उनको लगा होगा कि वो कुछ और समझे होंगे और हमने कुछ और तरह से फिल्म बनाई होगी। लेकिन बिल्कुल भी। और देखिए इसका 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 जो सीधा आपको जो आंसर है वो तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दिया। मैं कौन होता हूँ कहने वाला बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर ना। जब हमारी जुडिशरी ने कह दिया कि एक भी बिना कट के ये फिल्म रिलीज की जा सकती है, तो आप समझ ही सकते हैं। सो हमें एक्चुअल में कभी भी इस बात से डर नहीं था कि फिल्म को कभी कोई तकलीफ हो सकती है, क्योंकि
वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हाँ, थोड़ा समय जरूर इसमें जाया हुआ। अब हम जानते हैं, मतलब दिस इज द वे द सिस्टम इज, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। एज अ राइटर, जब आपको पता है ये फिल्में एक साथ तीन चार और भी फिल्में रिलीज हुई है, तो इससे अफेक्ट पड़ता है आपको लगता है? जैसा पहली आपकी रिलीज डेट जो थी 1 अगस्त को, उससे चेंज हुआ है आपको लगता है? सिनारियो चेंज और बेटर हो सकता था फिल्म के लिए? मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, हाँ हो भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी और दो फिल्में, एटलीस्ट हिंदी तो मैं जानता हूँ जो आई है हमारे साथ, वो एक जॉली एलएलबी मॉर्निंग है और एलएलबी एक है। जी। और निशांची है। निशान जी। और दोनों ही बहुत अच्छे मेकर्स की फिल्म है। सो मैं उसके कॉमर्स के बारे में ज्यादा नहीं समझता, तो मुझे इतना पता नहीं है। फर्क पड़ती भी होगी शायद नेगेटिवली, क्योंकि मार्केट बढ़ जाता होगा, बट वही मुझे लगता है कि पॉजिटिवली भी फर्क पड़ता होगा, क्योंकि एटलीस्ट लोग सिनेमा घर जा तो रहे हैं, बहुत सारी फिल्में लगी हैं, तो शायद इसी बहाने लोग ये भी फिल्म देख ले। हो सकता है सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हो तो लोग उसको देखने के लिए ना जाएं। मैं बहुत बड़ा ट्रेड एक्सपर्ट नहीं हूँ फिल्म के बारे में कि मैं बात कह सकूं। सो आई डोंट नो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि फिल्म जिन्होंने देखी है वो फिल्म की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, और सराहा जा रहा है फिल्म को, और अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स को सराहा जा रहा है। सो मैं तो उस बात से बहुत खुश हूँ। जिस फिल्म से पहले जो सीएम योगी को आपको लेकर के कोई इमेज हुई रहती थी, वो चेंज हुई फिल्म को लिखने के बाद, उनको और करीब से जानने के बाद? मुझे लगता है यही तो उनकी इमेज है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनकी योगी बनने की पहले की जो कहानी है वो तो लोगों को बिल्कुल ही मोटा मोटी नहीं पता है इस देश में। और जितने ज्यादा मैं देख रहा हूँ ऑडियंस रिएक्शंस, इनफैक्ट अपने दोस्त मित्र परिवार, मैं तो खुद अपने परिवार को, मतलब क्लोजली मेरे माता पिता सबको दिखाया, क्योंकि वो लोग भी काफी प्रभावित हैं इनके व्यक्तित्व से। तो बहुत ही उनको, सबसे मेन बात है, उनको ये लगा कि यार ये तो मेरा बेटा है ना। जैसे मेरे पिताजी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था फिल्म देखने के बाद, "अरे, तो ये सब बिल्कुल तू ऐसा था।" अब देखिए, हर बाप को लगेगा कि ये मेरा बेटा ऐसे ही था, हर माँ को लगेगा कि मेरा बेटा ऐसे था, हर बहन को लगेगा कि मेरा भाई ऐसा था, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं वो एक पर्सनालिटी होती ही है जब हम यंग होते हैं, जब हम उस उम्र के होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो रिलेटेबिलिटी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल कह भी नहीं सकता हूँ, वो बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं, और बट अगर कुछ हुआ है तो इतना जरूर हुआ होगा शायद कि लोग उनको और ज्यादा करीब से जानेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ उनसे ज्यादा प्रेम करेंगे। फिलिप, अगर हम मतलब स्पेशली आपकी फिल्म एम एस धोनी की मैं बात करूं, तो वो इतनी बड़ी मतलब फिल्म सफल रही थी, उसका कितना आपको लगता है कि प्रॉफिट एज एन राइटर आपको मिला है, या फिर जर्नी वैसे ही आपकी रही थी? क्या कहेंगे इन 9 सालों में एज एन राइटर? कम प्रोजेक्ट्स में आप जुड़े हैं, कि आपको ऑफर्स नहीं है जैसे आप चाहते थे? क्या कहेंगे? नो नो, ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस ऑफर्स, मतलब ये तो कहना बहुत ही गलत होगा। इनफैक्ट उस फिल्म की सक्सेस ने मेरे करियर को बहुत ही शेप किया है। और नहीं, फिल्में करना नहीं करना वो एक्चुअली मेरा चॉइस था थोड़ा सा। हाँ, हमारे इंडस्ट्री में क्या है, थोड़ा ये भी है कि अब वो फिल्म हिट हो गई थी, तो उसके बाद 10-11 ऑफर सिर्फ स्पोर्ट्स बायोपिक के ही आए मेरे पास, है ना। कभी बैडमिंटन को लेके, कभी टेनिस को लेकर के, और मैं एक बात को लेकर के बहुत ही क्लियर हूं मैं, और मैं जेन्युइनली आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज, और मैं कहूंगा तो आप याद भी, आपको ख्याल रहेगा, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। मैं अगर एक जॉनर को टच करूंगा तो मैं दोबारा वापस वो फिल्म कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी ही पॉलिटिकल करियर, इतनी ही मेरी राइटिंग करियर है, सॉरी, इतनी ही राइटिंग करियर है, और मैं अगली साइंस पे बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके अगली जो मैं बना रहा हूँ वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में बना रहा हूँ, उसकी अगली, मैं जो भी एक बार करना चाहता हूँ मैं फिर दोबारा, मुझे लगता है कि उससे हट करके कुछ करते हैं। मुझे बहुत पसंद है कि मैं बहुत सारे जॉनर ट्राई करूँ,
तो इसलिए भी मैंने बहुत साल तक फिल्में नहीं की, और ऑनेस्टली मैं बीच में बहुत सारी सीरीज करने लग गया था। और इनफैक्ट मैं प्रोड्यूस करने लग गया था आफ्टर धोनी। खुद ही तो मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ। करियर तो बिल्कुल, आई मीन थैंक्स टू एम एस धोनी, मेरा करियर बहुत बहुत आगे चला गया उसके बाद से, डेफिनेटली। ऐसा नहीं कहूंगा कि उसके पहले भी टीवी का बहुत ही सक्सेसफुल राइटर था, जी जी। लेकिन अच्छे लगते उसके हैं बाद ऐसे बहुत। बहुत सारा बहुत सारा। अगेन आपने सही नाम लिया, बड़े अच्छे लगते हैं। उस शो ने मुझे मेरे करियर को प्रोपेल किया। जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, मैं या कोई और, डेफिनेटली उसके करियर को प्रोपेलिंग तो मिलता ही है वहां से। मुझे बहुत मिला, आई एम वेरी थैंकफुल टू द फिल्म। इवन टिल डेट आई थिंक वो मेरी पहचान का एक पार्ट है। अच्छा, एम एस धोनी के साथ कुछ ऐसा बॉन्डिंग शेयर कुछ याद करते हो? फिल्म की मेकिंग के वक्त, शूटिंग के वक्त, कुछ भी, या रिसर्च के वक्त, कभी भी? कई सारे मही के साथ तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। अब तो शायद थोड़ी पुरानी बात होगी, वो सुनेंगे तो कहेंगे अब भी दिलीप बात कर रहा नहीं है। नहीं, पिछले आपको पता है एम एस धोनी आ, हमेशा ही आ, बहुत रेलेवेंट है। सारे बहुत सारे, मतलब अरे अमेजिंग, वो ही इज अ वेरी अमेजिंग पर्सन। मतलब आपको मतलब स्टार्टिंग में तो आपको ऑ फील होगा कि इतने बड़े व्यक्तित्व हैं और ये हैं उनके साथ आपको, लेकिन आपको इतना फ्रेंडली कर देंगे, आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे ना वो। और बहुत देसी आदमी है भाई। ठीक है, सो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ही ह्यूमिलिटी है, मजाकिया हद है। और मुझे नहीं पता, लोगों को लगता है कि एमएस कम बात करते हैं, बिल्कुल कम बात नहीं करते हैं वो। पर्सनल स्पेस में जिनके साथ वो कंफर्ट, वो तो बहुत बातें करते हैं। ठीक है, खूब 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 सारी, और बहुत वेल रेड आदमी है। उनको दुनिया के तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। आपको वो सरप्राइज कर देंगे उनके डेप्थ ऑफ नॉलेज से। लेकिन जो कमाल की बात है, क्योंकि हम लोग जो नॉन स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो हम उनको एज अ क्रिकेटर ही जानते हैं। तो मुझे जो बात हमेशा याद रहती है वो ये रहती है कि मुझे याद है एक बार हम उनके घर टेबल टेनिस खेल रहे थे, मैं और कोई और। तो उनका मैं भी खेलता हूँ, मेरे साथ खेल। तो मैं और वही टेबल टेनिस खेले थे। तो पहले तो राइट हैंड से खेले, अरे यार राइट हैंड से तुम हार जाओगे। फिर लेफ्ट हैंड से खेले, मैं लेफ्ट हैंड से भी हार गया। फिर अगले दिन हम बैडमिंटन खेल रहे थे, तो वो एक हाथ से खेले। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा अरे तुम लोग दो लोग खेलो, मैं अकेला खेलता हूँ। अरे हम लोग दो लोगों को पेल पेल के हराया, जबकि हम अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। मैंने कहा ये देखो यार, बैडमिंटन प्लेयर भी नहीं है ये। ही इज वेरी एथलेटिक, ही इज सो गुड। इट्स नॉट लाइक ही इज गुड विद क्रिकेट, ही इज गुड विद, मतलब हिज और वो बहुत मजे लेते हैं, बड़ा बड़ा चस्का ले लेके हराते हैं। उनको पता है कि हार जाएंगे। एक होता है ना कि कुछ लोगों को बच्चों की तरह बड़ा मजा आता है कि हर बार हरा के और फिर हंसेंगे, अच्छा सॉरी भी बोल देंगे, अच्छा खाते हैं यार, खाते चलो कुछ अच्छा खाते, सॉरी सॉरी मैंने हरा दिया तुम लोगों को। सो ब्यूटिफुल टाइम वी स्पेंट विथ हिम, विथ साक्षी, विथ या बहुत बहुत अच्छा रहा। बहुत ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट यस। पड़ोसी कनेक्शन भी आपका और होगा। हाँ, एक पड़ोस वाला कनेक्शन भी, आप हाँ बिहार सॉरी। से, पड़ोस वाला हाँ अरे कनेक्शन। बहुत 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 आप बिहार स्ट्रांग, से, वो बहुत झारखंड से। स्ट्रांग। यस यस, तो बहुत स्ट्रांग। तो जैसे कि जब मैं उनके घर गया था, तो मुझे याद है एक आध मुलाकात जो उनके माताजी से भी हुई, उनके पिताश्री से भी हुई। जब उनके माताजी को पता चला कि मैं बिहार का हूँ, खासतौर से बिहार में मैं मिथिला का हूँ, और मिथिला के बारे में रसगुल्ले का बड़ा कल्चर है मिथिला में। अरे अब मैं जब जाऊं तब वो मैं जबरदस्ती रसगुल्ला खिला दे मुझे। अब तो मतलब अब खाना ही पड़ जाता था। वो 10 खिला देती थी, कभी 20 खिला देती थी, और मैं कहता था अब आदत नहीं रही इतना खिलाने। 20-20 रसगुल्ले खाए हैं मैंने वहां पे बैठ करके। और बहुत कमाल के रसगुल्ले मिलते हैं रांची में, आई मस्ट टेल यू। सो यस, ब्यूटीफुल। आई चेरिश दोज मोमेंट्स एंड आई चेरिश देम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन जैसे आप भी मधुबनी, बिहार से आते हैं, कितना कनेक्शन अभी भी रख पाते हैं? कितना जुड़ाव रख पाते हैं? नहीं, जुड़ाव मेरे ख्याल से प्रांत का इतना नहीं है, जितना इस बात का है कि
आप कहीं के भी हो, अगर आप मिट्टी से जुड़े हुए हो ना, तो आप में एक कॉमनैलिटी होती है। देखिए, आप गुजरात के ही क्यों ना हो, आप महाराष्ट्र के क्यों ना हो, या आप कर्नाटक के क्यों ना हो, आप तमिलनाडु के क्यों ना हो, या आप बंगाल, बिहार, पंजाब के क्यों ना हो, जो लोग जुड़े हुए हैं जमीन से, जो गांव जाते हैं आते हैं, जिनका कुछ लेना देना है अपनी मिट्टी से, उनके व्यक्तित्व में थोड़ा फर्क होता है। जो बिल्कुल ही कटबट गए, मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कह रहा हूं यहाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि थोड़ा फर्क होता है। वो कहीं ना कहीं एक वो जो जुड़ाव होता है, और मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ी खुशबू होती है उस व्यक्तित्व में जो अपनी मिट्टी से जुड़ा होता है, वो खुशबू थोड़ी अलग किस्म की होती है। वो मही में बहुत ज्यादा है, और तभी तो देखिए पूरे दुनिया भर में वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन रहना पसंद वो रांची में करते हैं, है ना? क्योंकि वो उनका प्लेस है। वो इतना कनेक्टेड आदमी है ना भाई, कि वो रांची से निकल के लगता है कि मैं दूसरे बेगाने जगह पे आ गया हूँ, फॉरेन लैंड कहते हैं वो। और वहां रांची में तो लगता है अभी मेरा घर आ गया भाई, मैं तो यहाँ पे खुश हूँ। मतलब जिनको हर जगह ही उतना ही प्यार मिलता है, जब वो भी कहते हैं, तो सिमिलरली मुझे भी आज भी, मैं सारी जिंदगी में पला बड़ा, गांव जाता हूँ तो लगता है यार मेरा घर आ गया। सो दैट दैट फीलिंग जिनमें होती है, और वो मेरे ख्याल से अपब्रिंगिंग का भी पार्ट हिस्सा होती है। आपकी आपकी अपब्रिंगिंग जो होती है, उसमें अगर वो हिस्सा रही है तो ही आपको पता होगा। इसमें जरूरी नहीं कि वो इंसान अपना चॉइस ही हो इंसान का, लेकिन हाँ, बहुत सिमिलैरिटीज है, बहुत सिमिलैरिटीज है हम लोगों के पेरेंटिंग में, बहुत सिमिलैरिटीज है उनकी पिक्चर में। मैं तो उनके साथ बहुत मजाक करता था कि यार मेरे माँ बाप भी बिल्कुल ऐसे ही है। और सच में है। सो बिल्कुल, मतलब इफ यू मीट हिज पेरेंट्स एंड इफ यू मीट माय पेरेंट्स, यू विल सी कि सेम लोग हैं, बट बिकॉज उसी इलाके से आते हैं, उनकी बोल चाल, उनके हाव भाव, उनके सोच का तरीका बहुत ही सिमिलर है। हाँ। फिलिप, जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आउटसाइडर? स्पेशली राइटिंग में जो बनाना चाहते हैं, मैं दो बातें कहूंगा। एक बात तो, जो आप ये सुनते हो कि ये इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, और खास तौर से आउटसाइडर्स के लिए, और क्रूअल है समटाइम्स, ये जो भी आप कहानियां सुनते हो वो सब सच है। दूसरी बात, लेकिन यही वो इंडस्ट्री है जो हार्ड वर्क, पैशन और जेन्युइन टैलेंट को जितना रेस्पेक्ट करती है, जितना उसको रिवॉर्ड करती है, मुझे लगता नहीं है दुनिया की कोई और इंडस्ट्री करती है। आप इस इंडस्ट्री में कभी पैसे कमाने के लिए मत आना, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। अगर आपको पैसे ही कमाने हैं ना, तो आप कोई और काम ढूंढ लें। इस इंडस्ट्री में आकर के ये मत रोना कि मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पैसे ही कमाने हैं, आप तो दुकान खोल लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए। इस इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए कभी मत आना। हो सकता है ये इंडस्ट्री आपको इतना पैसा दे दे कि आपको कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती दुनिया में, लेकिन उस मकसद से नहीं आना, क्योंकि वरना आप हमेशा डिसअपॉइंटेड फील करोगे, क्योंकि ये दिस इंडस्ट्री इज नॉट मेंट फॉर इट। ये आपको तब आना चाहिए जो आपका वाकई डीप पैशन हो स्टोरी टेलिंग के लिए, आपको खूब मजा आता हो कि आज एक बार कम खा लेंगे लेकिन ये कहानी लोगों तक पहुंच जाए तो क्या मजा है, मेरा पेट उसी में भर जाएगा। अगर आप में वाकई वैसा पैशन है, तो आप जरूर आइए। मोस्ट वेलकमिंग इंडस्ट्री है, और चाहे वो बाहर शुरू शुरू में आपको बहुत टफ लगे, लेकिन वंस दिस इंडस्ट्री एक्सेप्ट्स यू एंड लव्स यू, देयर इज नथिंग लाइक दिस इंडस्ट्री। आई मीन, दिस इज टोटली लव, प्योर लव। इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।